जल जीवन है और स्वच्छ जल का अर्थ स्वास्थ्य है। ये शब्द हैं ऑड्री हेपबर्न के, और आज हम जिस गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शहरों में पानी की एक बहुत बड़ी लेकिन छिपी हुई बर्बादी की। इसे कहते हैं गैर राजस्व जल या नॉन रेवेन्यू वाटर, शॉर्ट में NRW। और हमारी ये पूरी बातचीत ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे एक काफी महत्वपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, और ये विषय उन सब के लिए खास तौर पर जरूरी है जो UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये करंट अफेयर्स, पर्यावरण, शहरी शासन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कई सारे अहम टॉपिक से जुड़ता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और हाँ, आम नागरिकों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शहरों में पानी के साथ क्या हो रहा है। तो आज हम ORF के इस विश्लेषण के जरिए इसी NRW की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, भारत में, दुनिया में ये समस्या कितनी बड़ी है। हाँ, और इसके पीछे कारण क्या हैं, जलवायु पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और सबसे जरूरी कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और अगर आपको हमारी ये पड़ताल, ये बातचीत फायदेमंद लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके कोई सवाल हो या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो पहले थोड़ा इस मसले की गंभीरता को समझते हैं। भारत के शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। और अनुमान है कि 2047 तक देश की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में ही रह रही होगी। और दुनिया के 20 सबसे ज्यादा पानी की किल्लत वाले शहरों में 5 तो भारत में ही हैं। दिल्ली तो दूसरे नंबर पर है। सही कहा। और ये जो ताज़े पानी की मांग और सप्लाई का अंतर है, वो 2030 तक शहरों में रोजाना 500 अरब लीटर तक पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ा गैप है। बाप रे, 500 अरब लीटर रोजाना! तो ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आइए इस अदृश्य पानी के नुकसान यानी NRW को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये NRW या गैर राजस्व जल आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो NRV वो साफ किया हुआ ट्रीटेड पानी है जिसे वाटर सप्लाई सिस्टम में डाला तो जाता है। हाँ। लेकिन वो या तो ग्राहक तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या फिर उसकी सही बिलिंग ही नहीं हो पाती। अच्छा। मतलब उस पानी से जो जल विभाग या कंपनी है उसे कोई पैसा, कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। इसीलिए इसे कहते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर। समझ गई। तो ये पानी बर्बाद हो रहा है एक तरह से। हाँ, और इसके मोटे तौर पर 2 कारण या प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है। पहला है फिजिकल लॉस, मतलब भौतिक हानि। भौतिक हानि। हाँ, यानी पाइपों में लीकेज हो गया, कहीं टूट फूट हो गई, या स्टोरेज टैंक से पानी बह गया। ये पानी असल में खो गया। ठीक है। दूसरा है अपेरेंट लॉस, यानी प्रत्यक्ष हानि। इसमें पानी ग्राहक तक तो पहुंचता है पर उसका हिसाब नहीं होता। जैसे पानी की चोरी हो गई। चोरी? जी हाँ, अवैध कनेक्शन, या फिर बिना मीटर के कनेक्शन है, मीटर खराब है, या रीडिंग गलत ली जा रही है, बिलिंग में गड़बड़ी है, ये सब इसमें आता है। अच्छा, तो ये दोनों तरह के नुकसान हैं। और स्रोत कह रहा है कि दक्षिण एशिया में ज्यादातर करीब 75% NRW लीकेज की वजह से है। जी, स्रोत के मुताबिक दक्षिण एशियाई शहरों में लगभग 75% NRW की वजह ये फिजिकल लॉस यानी लीकेज ही है। तो अब जरा भारत पर आते हैं, यहाँ क्या स्थिति है? आंकड़े क्या कहते हैं? यहाँ स्थिति देखिए काफी चिंताजनक है। ORF का जो विश्लेषण है वो बताता है कि भारत के शहरी जल निकाय औसतन 38% पीने लायक पानी NRW के तौर पर गवा देते हैं। 38%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब दुनिया भर में जो मानक माना जाता है 15-20% का, उससे लगभग दोगुना। बिल्कुल दोगुना। यानी हर 100 लीटर साफ पानी जो सिस्टम में डाला जा रहा है, उसमें से 38 लीटर ग्राहक तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जा रहा है या उसका हिसाब नहीं है। ये तो पानी की भारी बर्बादी है। और अगर बड़े शहरों की बात करें तो? बड़े शहरों के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। जैसे दिल्ली का उदाहरण लें, जिसे स्रोत में भारत की NRV राजधानी भी कहा गया है। NRV राजधानी? हाँ, वहां NRV का स्तर करीब 58% बताया गया है। दिल्ली जल बोर्ड रोजाना करीब 4200 mld से ज्यादा पानी सप्लाई करता है। उसमें से 2400 mld से ज्यादा का हिसाब ही नहीं मिल पाता। 2400 mld रोज? 58%, ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, हालांकि इसमें जैसा स्रोत बताता है, JJ क्लस्टर और जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, उनको जो बिना बिल के पानी दिया जाता है उसका अनुमान भी शामिल है। फिर भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और ये उस शहर में हो रहा है जो खुद पानी की इतनी किल्लत झेलता है हर साल।
सही कहा। मुंबई का उदाहरण देखिए, वहां भी एनआरवी करीब 30% है। मतलब रोजाना लगभग 1155 एमएलडी पानी का नुकसान। 1155 mld। हाँ। और अब जरा इसकी तुलना कीजिए मुंबई को पानी देने वाले मिडिल वैतरणा बांध से। उस बांध को बनाने में लगभग 30 अरब रुपए लगे थे। हाँ। और उससे शहर को रोजाना मिलता है करीब 455 mld पानी। अच्छा। तो मतलब ये हो रहा कि मुंबई रोजाना उस महंगे बांध से मिलने वाले पानी का करीब करीब 3 गुना पानी एनआरबी में खो रहा है। 3 गुना। यानी एक तरफ हम अरबों खर्च करके पानी ला रहे हैं और दूसरी तरफ उसका तिगुना पानी बर्बाद हो रहा है। ये तो बहुत अजीब स्थिति है। चेन्नई का क्या हाल है? चेन्नई, जो कि महंगे डीसैलिनेशन प्लांट पे भी निर्भर है, वहां भी पानी की मांग और सप्लाई में रोज 1200 mld का बड़ा गैप है और एनआरबी का स्तर 30% तक बताया जाता है। तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, सब जगह यही कहानी है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी कमोबेश यही हाल है। और ये वो शहर हैं जिनके नगर निकायों के पास संसाधन फिर भी बेहतर माने जाते हैं। अगर महानगरों का ये हाल है तो फिर छोटे शहर जो टियर 1, टियर 2 शहर हैं, उनकी स्थिति तो शायद और भी खराब होगी। आशंका तो यही है। जरा सोचिए, देश भर में सैकड़ों ऐसे शहर हैं जहां बुनियादी ढांचा और प्रबंधन क्षमता शायद और भी कमजोर हो। हाँ। वहां तो न जाने कितने अरबों लीटर पानी रोज बिना हिसाब किताब के बह रहा होगा एनआरडब्ल्यू के रूप में। और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी तो पड़ता होगा। सीधा असर। एक अनुमान है कि भारत में पानी के इस बढ़ते तनाव की वजह से 2050 तक देश की जीडीपी में 6% तक की कमी आ सकती है। 6% जीडीपी, ये तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। ये समस्या पूरे ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के जो विकासशील देश हैं, उनकी एक साझा चुनौती है। अच्छा, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। जी हाँ। एक स्टडी का अनुमान है कि दुनिया भर में रोजाना करीब 346 ट्रिलियन लीटर पानी एनआरडब्ल्यू के तौर पे बर्बाद होता है। 346 ट्रिलियन लीटर्स रोज। हाँ, और इसमें से करीब 1/3 हिस्सा विकासशील देशों का है। अगर सिर्फ इस बचाए गए पानी की बात करें तो ये रोजाना 150 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 800 मिलियन लोगों की पानी की जरूरतें पूरी कर सकता है। 800 मिलियन लोग, ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। मतलब जितना पानी हम बचा सकते हैं उससे इतने लोगों की प्यास बुझ सकती है। ग्लोबल साउथ के कुछ और उदाहरण हैं स्रोत में? हाँ, कई हैं। जैसे अफ्रीका में रवांडा की राजधानी किगाली, वहाँ औसत एनआरबी 39% है, पर कुछ इलाकों में तो 55% से भी ज्यादा है। 55%? हाँ। इथियोपिया का अदीस अबाबा, वहाँ कुल एनआरबी करीब 42% है और उसमें से 64% असली लीकेज है। वहाँ हर कनेक्शन पर रोज औसतन 300 लीटर पानी बिना बिल के जा रहा है। बाप रे! एशिया में देखें तो पाकिस्तान का कराची शहर, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि वहाँ एनआरवी 60% तक है। 60%? जी। और वहाँ 700 mld का मांग आपूर्ति का गैप है। स्रोत कहता है कि अगर कराची अपना एनआरवी कम कर ले तो वो पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब समाधान इसी बर्बादी को रोकने में छिपा है। और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया में भी यही हाल है। बिल्कुल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एनआरडब्ल्यू 45.6% है और वहां पानी सप्लाई का कवरेज भी सिर्फ 66-67% है। म्यांमार के यांगून में करीब 50% एनआरडब्ल्यू है और सप्लाई कवरेज सिर्फ 45%। आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है उसका आधा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। पश्चिम एशिया में देखिए, लेबनान 60%, जॉर्डन 50%, इराक 60%। ये वो देश हैं जहां पानी की वैसे ही बहुत कमी है और वहां भी एनआरडब्ल्यू बहुत ज्यादा है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील सबसे आगे है, करीब 37%। हालांकि ब्राजील के अंदर भी राज्यों में बहुत फर्क है, कहीं 28% है तो कहीं करीब 75% तक है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस भारी बर्बादी के पीछे वजह क्या है? क्या ये सिर्फ दशकों पुरानी टूटी-फूटी पाइपलाइन नहीं है? देखिए, पुरानी और जर्जर पाइपलाइनें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण है। स्रोत बताता है कि शहरों का ज्यादातर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। 50 साल से ज्यादा? हाँ, और काफी खराब हालत में है। हैदराबाद के पुराने इलाकों का उदाहरण दिया गया है जहां रोज 90 mld पानी का नुकसान होता है। दक्षिण मुंबई के पुराने हिस्सों में भी यही हाल है। और इसके साथ ही रखरखाव की कमी, मरम्मत की क्षमता ना होना, ये भी बड़े कारण हैं। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ पाइप बदल देने से या मरम्मत कर देने से ये समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी, है ना? और भी वजह होंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ पाइप का मामला कतई नहीं है। एक और बहुत बड़ी समस्या है यूनिवर्सल मीटरिंग का ना होना। यूनिवर्सल मीटरिंग मतलब हर कनेक्शन पर मीटर?
हाँ, हर कनेक्शन पर एक चालू हालत में सही मीटर लगा होना। भारत में अनुमान है कि सिर्फ लगभग 50% शहरी घरों में ही फंक्शनल पानी के मीटर लगे हैं। सिर्फ आधे घरों में? जी। अब जब मीटर ही नहीं है या खराब है, तो आप पानी की असली खपत को ट्रैक कैसे करेंगे? लीकेज या चोरी का पता कैसे लगाएंगे? ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये तो है। और इसी वजह से जो अवैध कनेक्शंस हैं या बिना मीटर के जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कोई खास निगरानी या जुर्माना भी नहीं लग पाता है। और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, मतलब संस्थागत स्तर पर भी कुछ कमियां हैं? बिल्कुल, और ये शायद सबसे अहम पहलू है। इसे हम गवर्नेंस फेलियर कह सकते हैं। गवर्नेंस फेलियर? हाँ, अक्सर क्या होता है कि पानी सप्लाई के लिए जो अलग-अलग सरकारी विभाग जिम्मेदार हैं, जैसे जल बोर्ड, नगर निगम, राज्य का सिंचाई विभाग, वो सब अलग-थलग काम करते हैं। अच्छा, तालमेल नहीं होता? बिल्कुल, उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन की भारी कमी होती है। एनआरडब्ल्यू को कम करने के लिए कोई एक इंटीग्रेटेड स्पष्ट रणनीति ही नहीं होती। और फिर कुशल टेक्निकल स्टाफ की कमी, आधुनिक उपकरणों की कमी, जैसे लीकेज पकड़ने वाली मशीनें, और कई बार तो इन जल विभागों के पास इस समस्या से ठीक से निपटने के लिए ना तो पैसा होता है, ना ही पर्याप्त लोग, और ऊपर से उन्हें जरूरी संस्थागत सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि असली चुनौती तो शायद इच्छा शक्ति की, विभागों में तालमेल बिठाने की और एक प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम है। इसमें तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक तीनों पहलू जुड़े हुए हैं। पानी की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, ये तो समझ आता है, लेकिन ओआरएफ का विश्लेषण एक और गंभीर बात कह रहा है। एनआरडब्ल्यू की एक अदृश्य जलवायु लागत भी है। ये क्या मतलब हुआ? इसका क्लाइमेट से क्या लेना देना? इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, पानी को उसके स्रोत से लेना, फिर उसे साफ करना, ट्रीट करना और फिर पाइपों के जरिए घरों तक पंप करके पहुंचाना, इस पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। हाँ, पंपिंग में तो काफी बिजली लगती होगी। बहुत ज्यादा। अब सोचिए, अगर ये साफ किया हुआ पानी जिस पर इतनी ऊर्जा खर्च हुई, वो रास्ते में ही लीक हो गया तो क्या हुआ? तो वो सारी ऊर्जा भी बर्बाद हो गई। एग्जैक्टली। हर लीटर पानी जो एनआरडब्ल्यू में बर्बाद होता है, वो असल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाता है, खासकर उन शहरों में जहां बिजली बनाने के लिए कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता ज्यादा है। अरे हाँ, यानी पानी बचाना सीधे सीधे ऊर्जा बचाना है और कार्बन उत्सर्जन कम करना भी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। जी हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। एनआरडब्ल्यू अक्सर किसका संकेत होता है? पुराने खराब पाइपों का। हाँ। अब इन जर्जर पाइपों में जब लीकेज होता है, तो सिर्फ पानी बाहर ही नहीं बहता, कई बार बाहर की गंदगी, जैसे पास की सीवर लाइन का गंदा पानी, वो भी पाइप के अंदर घुस सकता है। क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल, खासकर उन शहरों में जहां पानी 24 घंटे नहीं आता, रुक रुक कर आता है। जब सप्लाई बंद होती है, तो पाइपों में प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का गंदा पानी अंदर खिंच सकता है। इससे पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है। ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा। और फिर सोचिए, जब इतना सारा पानी एनआरडब्ल्यू में बर्बाद हो रहा है, तो शहरों पर अपनी बढ़ती मांग पूरी करने का दबाव तो बढ़ेगा ही। हाँ, जाहिर है। तो फिर शहर क्या करते हैं? वो अक्सर ऐसे समाधान अपनाते हैं जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होते और कार्बन भी ज्यादा छोड़ते हैं, जैसे दूर कहीं नए बड़े बड़े बांध बनाना, जिसके लिए जंगल कटते हैं, लोग विस्थापित होते हैं, या फिर समंदर के पानी को साफ करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट लगाना, जिनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, या फिर जमीन के नीचे का पानी भूजल अंधाधुंध निकालना, जिससे वाटर लेवल और नीचे जा रहा है। और पानी के टैंकरों पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, पानी के टैंकर जो महंगे भी होते हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो ये सारे समाधान अपनी अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय मुश्किलें खड़ी करते हैं। ये तो वाकई दुष्चक्र जैसा लग रहा है। पानी बर्बाद हो रहा है, उससे ऊर्जा बर्बाद हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हम और ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके अपना रहे हैं। स्थिति तो काफी गंभीर है, लेकिन क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या कुछ शहरों ने इस एनआरडब्ल्यू की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा है? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण विकासशील देशों से ही आते हैं।
ये दिखाते हैं कि अगर पक्का इरादा हो और सही रणनीति अपनाई जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अच्छा, जैसे एक शानदार उदाहरण है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वहां का जो वाटर यूटिलिटी है DWSA, उसने पिछले 2 दशकों में लगातार कोशिश करके NRW को 40% से घटाकर सिर्फ 5% पर ला दिया है। 40 से 5%? ये कैसे किया उन्होंने? सभी कनेक्शंस पर मीटर लगा दिए गए और रेवेन्यू कलेक्शन को 98% तक बढ़ाया गया। और इस सफलता की वजह से वो अब कम आय वाले इलाकों तक पानी की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दे पा रहे हैं। वाओ, 40% से 5%, ये तो वाकई कमाल है। ये दिखाता है कि ये किया जा सकता है। और कोई उदाहरण? फिलीपींस में मनीला वाटर का उदाहरण भी बहुत प्रभावशाली है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत काम करते हुए 1997 में 63% के भारी NRW स्तर को 2022 तक घटाकर सिर्फ 12.69% पर ला दिया। 63% से लगभग 13%? जी हाँ, आज मनीला दुनिया के सबसे ज्यादा वाटर एफिशिएंट शहरों में गिना जाता है। और भारत में भी जमशेदपुर यूटिलिटीज, जो टाटा स्टील की एक इकाई है, JS, उसने NRW को 36% से घटाकर लगभग 10% तक लाने में बहुत अच्छी सफलता पाई है। ढाका, मनीला, जमशेदपुर, ये उदाहरण सुनकर वाकई उम्मीद बनती है। अगर ये शहर कर सकते हैं तो बाकी शहर क्यों नहीं कर सकते? तो ORF का विश्लेषण क्या ठोस उपाय सुझाता है इस समस्या से निपटने के लिए? इन्हें कैसे दोहराया जा सकता है? स्रोत कई बहुत ही प्रैक्टिकल और आजमाए हुए कदमों की सिफारिश करता है। एक बहुत ही बुनियादी और कारगर कदम है डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया यानी DMA बनाना। DMA, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि पूरे वाटर सप्लाई नेटवर्क को छोटे छोटे मैनेजेबल ज्योग्राफिकल एरिया या जोन्स में बांट देना। अच्छा, छोटे छोटे इलाके बना देना। हाँ, और हर DMA के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर मीटर लगा दिए जाते हैं। इससे पता चलता रहता है कि किस जोन में कितना पानी जा रहा है और कितना इस्तेमाल हो रहा है, रियल टाइम में। तो इससे लीकेज का पता जल्दी चल जाता होगा? बिल्कुल। किसी भी जोन में अगर पानी का नुकसान असामान्य रूप से बढ़ता है तो तुरंत पता चल जाता है और फिर उस खास इलाके में फोकस करके लीकेज ढूंढा जा सकता है। इससे प्रेशर मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। तुर्की के माल्टिया शहर का उदाहरण है। उन्होंने अपने नेटवर्क को 31 DMA में बांटकर NRW को 80% से घटाकर औसतन 30% कर लिया। जमशेदपुर में भी 75 DMA बनाने से NRW कम करने में काफी मदद मिली। ये DMA वाला तरीका तो काफी लॉजिकल लग रहा है। और मीटरिंग के लिए क्या सुझाव है? क्या सिर्फ मीटर लगाना काफी है? सुझाव है यूनिवर्सल स्मार्ट वाटर मीटरिंग अपनाने का। मतलब हर कनेक्शन पर न सिर्फ मीटर हो बल्कि वो स्मार्ट मीटर हो। स्मार्ट मीटर? हाँ, ये मीटर न सिर्फ एकदम सही रीडिंग देते हैं बल्कि ये टेम्पर प्रूफ होते हैं। मतलब इनके साथ छेड़छाड़ मुश्किल होती है। ये रियल टाइम डेटा भेज सकते हैं और इन्हें GIS मैपिंग मतलब डिजिटल नक्शे। हाँ, एक तरह से डिजिटल नक्शे जिससे पता चलता है कि पाइपलाइन कहाँ है। और SCADA सिस्टम, जो एक तरह का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम होता है पूरे नेटवर्क की निगरानी के लिए, इनके साथ जोड़ा जा सकता है। अच्छा, इससे पानी के इस्तेमाल का सटीक विश्लेषण होता है, लीकेज का पता बहुत तेजी से चलता है और एक्शन भी जल्दी लिया जा सकता है। और संस्थागत स्तर पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव जरूरी हैं? देखिए, जल विभागों या यूटिलिटीज के अंदर डेडिकेटेड NRW सेल बनाने की जरूरत है। मतलब एक खास टीम हो जिसका काम ही NRW को कम करना हो। एक फोकस टीम? जी, उनके पास अपनी टीम हो, आधुनिक उपकरणों हो जैसे लीकेज डिटेक्शन इक्विपमेंट, और उनके लिए स्पष्ट टारगेट सेट हो कि कितना NRW कम करना है। इसके लिए जरूरत पड़े तो नगर निगम के कानूनों में बदलाव करके इन सेलों को ताकत देनी चाहिए। और साथ ही सरकारों को PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना? हाँ, NRW कम करने के कामों में विशेषज्ञता और निवेश लाने के लिए, जैसा मनीला, नोम पेन और भारत में नागपुर, जमशेदपुर में हुआ। प्राइवेट सेक्टर अक्सर अपने साथ जरूरी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल और जवाबदेही लेकर आता है। और वो जलवायु परिवर्तन वाला एंगल, उसे कैसे जोड़ा जाए इन समाधानों से? ये बहुत जरूरी है। स्थानीय सरकारों को NRW घटाने की जो रणनीतियां हैं उन्हें अपनी शहर स्तरीय क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन प्लान में शामिल करना? जी हाँ, ऐसा करने से उन्हें ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट फाइनेंस के स्रोतों से पैसा मिलने में भी मदद मिल सकती है। क्योंकि NRW कम करना सीधे सीधे कार्बन उत्सर्जन कम करने और क्लाइमेट एडेप्टेशन यानी जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने से जुड़ा है। सही बात है। और आखिर में पारदर्शिता और नागरिक जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। नगर पालिकाओं को NRW के आंकड़े
और उसे कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये सब जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, जैसे डिजिटल डैशबोर्ड पर। इससे जवाबदेही बढ़ती है और नागरिकों का भरोसा भी जीत सकते हैं, जो किसी भी सुधार के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि NRW यानी वो पानी जो सिस्टम में ही खो जाता है, वो भारत और ग्लोबल साउथ के शहरों के लिए एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला संकट है ना? बिल्कुल। इसके न सिर्फ गंभीर आर्थिक परिणाम है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण और जलवायु पर भी बहुत भारी बोझ डाल रहा है। और ये समस्या सिर्फ पुरानी पाइपों की नहीं है, बल्कि काफी हद तक ये गवर्नेंस, रखरखाव, मीटरिंग की कमी और निगरानी की विफलता का नतीजा है। एकदम सही कहा। और जैसे कि स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर बताता है, NRW को कम करना सिर्फ पानी बचाने का मामला नहीं है। ये शहरों को जलवायु परिवर्तन के जो बढ़ते खतरे हैं, जैसे समंदर का जल स्तर बढ़ना, बारिश का पैटर्न बदलना, भूजल का घटना, उनके प्रति ज्यादा लचीला मतलब रेजिलिएंट बनाने के लिए एक तुरंत जरूरत बन गया है। हाँ, रेजिलिएशन बहुत जरूरी है। ग्लोबल साउथ के शहर, जो अक्सर इन खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वो इतने ऊंचे NRW लेवल का बोझ अब और नहीं उठा सकते। NRW कम करने से न केवल पानी की उपलब्धता फौरन बढ़ती है, बल्कि ऊर्जा की खपत कम होती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटता है, पानी और हवा की क्वालिटी सुधरती है, और सबसे बड़ी बात, जो वाटर यूटिलिटीज हैं उनकी माली हालत सुधरती है, जिससे वो बेहतर सर्विस दे पाते हैं। वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का भी यही आह्वान है कि शहर अब सिर्फ वादे न करें, बल्कि एक्शन लें और पानी को क्लाइमेट एक्शन के सेंटर में रखें। ORF का विश्लेषण भी यही कह रहा है कि NRW के इस साइलेंट ड्रेन, इस मूक नाले को बंद करना क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर बनाने की दिशा में शायद सबसे असरदार शुरुआती कदमों में से एक हो सकता है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्थानीय स्तर पर हम और आप मतलब नागरिक और सरकारें मिलकर इस अदृश्य बर्बादी को दृश्य बनाने के लिए और इसे रोकने के लिए और क्या नए इनोवेटिव कदम उठा सकते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी खासकर UPSC की तैयारी करने वालों और शहरी मुद्दों में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। जी। आपके जो भी विचार हो या सवाल हो, उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और करेंगे एक और गहरी पड़ताल। धन्यवाद।